हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल ज़ेड एकेडमी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो 11th एंट्रेंस जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो साइंस के लिए 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि अगर आप साइंस के लिए 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर एग्जाम जो 11th एंट्रेंस एएमयू जामिया करवाता है साइंस का, उसमें मेरिट के हिसाब से पीसीएम, पीसीबी या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपको प्रोवाइड होता है। और जो लोग कॉमर्स 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी लाइन को चेंज करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रीम को बदलना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो वहां पर भी 11th एंट्रेंस में आपसे 20 मार्क्स की मैथमेटिक्स पूछता है और साइंस वाले एंट्रेंस एग्जाम में आपसे 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स पूछता है। और जो लोग अभी करंटली 10th बोर्ड्स में है, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में भी आपका चैप्टर 10th बोर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। हम डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखेंगे, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चंस करेंगे उस पे इंपॉर्टेंट, और मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज दूंगा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th का टॉपिक है मैथमेटिक्स का, बाय मी ज़ैद अनवर। ओके, तो सबसे पहले पहली स्लाइड पर हम ये डिस्कस करते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। फिर हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर्स आते हैं उन्हें रूट्स कहते हैं, क्यों कहते हैं। ठीक है, फिर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखेंगे बाय टू मेथड, एक है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और एक है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। और लास्ट में हम नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अपना डिस्कशन एंड करेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको कंटेंट समझ में आएगा। सबसे पहले ये डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्लाइड में यहां पर आपके सामने शो कर रहा हूं, जहां आपको पता पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट देखेंगे, बोल रहा है px is equal to ax square plus bx plus c is not a quadratic equation but it is a quadratic polynomial। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आपने किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है तो आप p फॉर पॉलिनोमियल और x का मतलब इन टर्म्स ऑफ x, यानी आप पॉलिनोमियल x के टर्म में लिख रहे हो, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ax स्क्वायर plus bx plus c। This is not quadratic equation, this is quadratic polynomial। p for polynomial, x का मतलब in terms of x। तो आपने polynomial लिखा हुआ है x के टर्म में, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, आप क्लियरली देख सकते हो। इसकी जो डिग्री है बेटा, इसकी जो डिग्री है बेटा वो 2 है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक, इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 होना, यानी उसकी डिग्री का 2 होना। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप बोलोगे कि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देता हूं, यानी ये जो पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये मैंने 0 के बराबर रख दिया, तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना कहलाकर ये कहलाया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप 0 के बराबर इक्वेट कर देते हो, तो जो रिजल्ट आपके सामने आता है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 होनी चाहिए, और ये जो a है, a b और c, ये हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं बेटा, कांस्टेंट टर्म। बट a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आप फील करके देखो, मैथमेटिक्स में फील लेना है। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये चेंज होकर के bx प्लस c हो जाएगा, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना भाई। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 ही खत्म हो जाएगी, इसीलिए कंडीशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बट a कांट बी इक्वल टू 0। a कभी भी आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब जैसे एक एग्जांपल दिया है ये चेक करने के लिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ऐसा सवाल बहुत आता है बेटा 11th एंट्रेंस में। आपको 4 ऑप्शन देते हैं
और 4 ऑप्शन में से आपसे पूछते हैं ये बताइए इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बता दे रहा हूं, सिर्फ वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती जिसमें डिग्री 2 खत्म हो जाए। अगर डिग्री x की हाईएस्ट पावर 2 है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर कुछ काटा पीटी आपने करी, कैलकुलेशन करी और x की हाईएस्ट पावर 2 ही खत्म हो गई तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इस साइड है 2x माइनस 3। तो यहां तो x की हाईएस्ट पावर 2 मुझे मिल रही है, ये देखो, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक है, लिखा हुआ है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक है। आप इसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर, ये 2x जब इधर आएगा तो माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x और ये माइनस 3 जब इधर आएगा तो प्लस 3, 4 5 6 7 प्लस 7 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गलती से इन्होंने यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 लिख दिया है और वो गलती इनसे नहीं हुई है बल्कि गलती मुझसे हो गई, क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और हो रहा था, यहां पर बेटा प्लस 1 और हो रहा था, तो प्लस 1 अगर हो रहा है तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि x की डिग्री अभी भी 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ x अभी भी 2 है। अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लूं, मैं आपको ये बोलूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्या ये क्वाड्रेटिक है? आंसर इज नो, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि अगर आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बनेगा LHS में और RHS में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। क्लियरली यहां से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। जब डिग्री 2 ही खत्म हो गई तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रही, तो हम आगे बात नहीं करेंगे। कभी भी किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक चेक करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करती हो या ना करती हो, बट x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए, जो इस एग्जांपल में नहीं रही। भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होपफुली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भाई रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा रूट्स को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन, इनको हम जीरोस भी बोलते हैं। इनके 3 नाम है। अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो x की 2 वैल्यू आती है, उन 2 वैल्यू को मैं रूट्स नाम दे सकता हूं कि ये रूट्स है, या उन 2 वैल्यू को मैं सॉल्यूशन नाम दे सकता हूं कि ये सॉल्यूशन है, या उन 2 वैल्यू को मैं जीरोस नाम दे सकता हूं। तो जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सॉल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ही बात होती है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर कितने रूट्स आने चाहिए, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है। इस डिग्री 2 होने की वजह से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 ही रूट आएंगे, ओनली 2 रूट्स, सिर्फ 2 ही वैल्यू आएंगी x की, जिसमें से एक को हम अल्फा बोलते हैं और दूसरी वैल्यू को हम बीटा बोलते हैं। ये बड़े मजे की बात है, लीनियर इक्वेशन में जो x की डिग्री होती है वो 1 होती है, इसीलिए जब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो एक ही आंसर आता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 12। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की एक ही वैल्यू आएगी, वजह दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, x की हाईएस्ट पावर 1 है। लेट अस सॉल्व 4x इज इक्वल्स टू 12 में से 8 गया 4 बचा और x इज इक्वल्स टू 4 1 4। अब पूरी मैथमेटिक्स में ये x इज इक्वल टू 1 ही ऐसी वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई करेगी। आप इसको ऊपर पुट करोगे तो LHS RHS बराबर हो जाएंगे, एक ही वैल्यू आएंगे, वजह ये लीनियर इक्वेशन है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, इसीलिए इसको सॉल्व करने पर x की 2 वैल्यूज आती हैं, उन 2 वैल्यूज को हम बोलते हैं 2 रूट। एक रूट को हम अल्फा बोलते हैं और दूसरे रूट को बीटा बोलते हैं। तो वही फर्स्ट पॉइंट है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो 2 रूट आते हैं अल्फा और बीटा। इनमें बड़ी एक मजे की बात है, जब भी आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो हमेशा आंसर माइनस बी अपॉन ए आएगा, और जब भी आप अल्फा इंटू बीटा करोगे
तो आंसर हमेशा C अपॉन ए आएगा। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 थी, इस वजह से दो रूट होते हैं अल्फा बीटा। क्योंकि दो रूट होते हैं इसीलिए सिर्फ दो ही रिलेशनशिप होती है बिटवीन अल्फा बीटा। एक रिलेशन को बोलते हैं हम सम ऑफ द रूट, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू सी अपॉन ए होती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। आप याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बेटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बेटा सी बाई ए। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम नोट करके आगे बात कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नाउ वी शुड मूव ऑन। अब हम बात करते हैं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं भाई। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर टू मेथड। पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड ही इसी मेथड को आप लोग एक और नाम से जानते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ये एक ही बात है। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दीजिए या उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व कर दीजिए। बोल रहा है स्प्लिट, तोड़ना। किसको तोड़ना? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को तोड़ना। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं इसको अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहता हूं तो इसके दो फैक्टर्स करना चाहता हूं। वो कैसे करूंगा? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। मिडिल टर्म कौन है? मिडिल टर्म है 5x। अब ये पूरा खेल होता है इस वाले साइन पर। यहां साइन प्लस है, मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख रहा हूं जो कि 1 है। 6 1 जा 6, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ जाए, और यहां प्लस है तो मैं बोलूंगा उन्हें प्लस करने पर 5 लिखा हुआ है तो 5 आ जाए। अगर यहां पर माइनस लिखा होता तो मैं बोलता ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ जाए बट माइनस करने पर 5 आ जाए। डिपेंड्स ऑन यहां पर क्या साइन है। अगर यहां प्लस है तो प्लस करने पर ये आ जाए, और अगर माइनस है तो माइनस करने पे आ जाए। हमें इस साइन से मतलब नहीं होता, हमें मतलब है इसके बाद वाले साइन से। अगर प्लस है तो प्लस कर लेंगे, माइनस है तो माइनस कर लेंगे। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, दैट इज 3 और 2, 3 2 जा 6। जिन्हें प्लस करने पर 5 आए, दैट इज 3 और 2, 3 प्लस 2 5। तो मैं इस 5x को ब्रेक कर लूंगा 3 और 2 में, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लिख सकता हूं 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्यों इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, SMT, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इन दोनों में से x कॉमन लेते हो तो बचेगा x प्लस 3, और अगर आप इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हो तब भी बचेगा x प्लस 3। हमेशा बच्चों यहां पर सेम ब्रैकेट मिलेगा, हमेशा। जैसे आप कुछ कॉमन लोगे तो सेम ब्रैकेट मिलेगा, ताकि आप पूरे में से उस सेम वैल्यू को कॉमन ले पाओ। x प्लस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे दो वैल्यू आ गई। एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर रखोगे तो अल्फा आ गया -3। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखोगे तो बीटा आ जाएगा -2। दीज आर द टू रूट्स। तो हम दो रूट्स फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से ऐसे निकालते हैं, जहां ये साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं एक एग्जांपल और आपके सामने रखूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मैं इसको अगर ये लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये गलत हो गया, अब इसका आंसर ये नहीं होगा। वजह, यहां प्लस 6 था, यहां -6 है। अब मेरा सोचने का तरीका बदल गया। अब मैं क्या सोच रहा हूं, 6 1 जा 6, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए बट यहां माइनस है। मैंने आपको बताया था ये साइन इंपॉर्टेंट होता है, जिन्हें माइनस करने पर 5 आए। तो ऐसे दो नंबर अब 3 और 2 नहीं है, ऐसे दो नंबर है 6 और 1। 6 1 जा 6 होता है, और 6 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा
तो 5 आएगा। तो अब मैं ब्रेक करूंगा 6 और 1 में। अब मैं इसे ब्रेक करूंगा 6 और 1 में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स, 5x को लिख लिया 6 और 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो बचेगा x प्लस 6, और इन दोनों में से अगर मैं माइनस 1 कॉमन ले लूं तो भी x प्लस 6 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आएगी, मतलब अल्फा आएगा 1, और एक आएगा बीटा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 6। तो आंसर चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन। द मेथड इज नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसका एक ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक पता है क्या है? एवरी quadratic equation cannot be solved by SMT। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन SMT से सॉल्व नहीं होती, यानी कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको ऐसे दो नंबर मिले ही ना, या मिले तो बहुत टाइम लग जाए। इसीलिए हमें मोर कन्वीनियंट मेथड चाहिए था, ये दिक्कत कर रहा था, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहा था। और बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे ये मिले, प्लस या माइनस करने पे मिले। तो हमें एक बहुत कन्वीनियंट मेथड चाहिए था जिससे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, छोटी या बड़ी, कन्वीनियंटली सॉल्व हो जाए और हमारा आंसर भी सही आए। तब हमारा दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, जो अगली स्लाइड पर मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तो मैं एग्जांपल दिखाई चुका हूं आपको, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, फैक्टराइजेशन से करना है इसको, ठीक है। चलो, तो मैंने बताया था हमारे लिए ये साइन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 और लास्ट में 2 है। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 6 2 जा 12 मिले, और यहां इस वाले माइनस से मतलब नहीं है, इससे मतलब है, यहां गया है माइनस है, जिन्हें माइनस करने पर कितना है 1, जिन्हें माइनस करने पर 1। ऐसे है हमारे पास दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 12 और माइनस करने पे 1, दैट इज 4 और 3, 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 इज 1। अब ब्रेक कैसे करना है, 6x स्क्वायर, अगर आपने प्लस 4x और माइनस 3x लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस x चाहिए, तो मुझे माइनस का 4x लिखना पड़ेगा और प्लस का 3x लिखना पड़ेगा, ठीक है। चेक कर लो, माइनस 4x प्लस 3x माइनस x होता है। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेते हैं, 2 3 जा 6, 3x और 2 2 जा 4, ठीक है। इनमें से प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, ये भी 3x माइनस 2। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम मिलेंगे, तो पूरे में से 3x माइनस 2 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखूंगा तो अल्फा आएगा 2/3, और इसको 0 के बराबर रखूंगा तो बीटा आएगा -1/2। दैट्स आर द रूट 2/3 और -1/2। कभी कभी ये मेथड फेल हो जाता है, मोर कन्वीनियंट मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो होपफुली आपको ये मेथड तो समझ में आ ही गया। नाउ दिस मेथड इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भेदभाव नहीं करता, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, छोटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, खूबसूरत दिख रही हो, बदसूरत दिख रही हो, ये भेदभाव नहीं करता। इसे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो, ये झट से फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डालेगा और आपको आंसर देगा। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मान लेते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां ए बी सी आपके रियल नंबर है, बट ए कांट बी इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है कि भाई जो x की वैल्यू होगी वो होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। जो लोग पहली बार इस फॉर्मूले को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे यार फैक्टराइजेशन तो बहुत अच्छा है, छोटा सा था, स्प्लिट करना है, बट वो सॉल्व नहीं कर सकता वैल्यू। ये हो सकता है आपको गंदा दिख रहा हो, बट ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट मेथड। गंदा बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ इसको रटना है। x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। मेरे साथ बोलो, x इज इक्वल टू माइनस बी से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस
रूट के अंदर गंदी सी वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये प्लस माइनस क्या बता रहे हैं, अगर आप प्लस लोगे तो अल्फा आएगा, अगर आप माइनस लोगे तो बीटा आएगा। ठीक है, बोल रहे हैं दिस इक्वेशन है टू रूट अल्फा एंड बीटा। अगर आप प्लस ले लेते हो तो अल्फा आएगा, अगर आप माइनस ले लेते हो तो बीटा आएगा। हालांकि वो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो मैंने अलग पेज पे बताया हुआ होगा। अभी आपको सिर्फ ये याद करना है, एक बार मेरे साथ दोबारा बोल सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पर एबीसी की वैल्यू यहां से उठा के डालनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। उससे भी पहले जो मैं आपको बता रहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या होता है उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। ये कह रहे हैं कि भैया x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन सर ये जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है इसको एक अलग नाम दे देते हैं। मैंने कहा यार बात तो सही है, तो ये जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है इसको एक अलग नाम दिया गया और इसको कहा गया भाई ये डिस्क्रिमिनेंट है और इसको कैपिटल डी से डिनोट करा गया। तो वही बता रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है जिसको डी से डिनोट करा जाता है, यानी ये जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये डी है। अब इसके 3 केसेस होते हैं, वो क्या है? केस नंबर 1, अगर डी की वैल्यू 0 आ गई, यानी आपने ये बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करा और इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने सॉल्व करा और वो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 0 आ जाता है तो हमारे 2 इक्वल और रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल और रियल रूट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट? इक्वल रूट की क्या कंडीशन है? एग्जाम में आएगा, ये आता है। तो इक्वल रूट का मतलब क्या है कि जो अल्फा आ रहा है वही बीटा आ जाए। तो इक्वल रूट की कंडीशन ये है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है मतलब डिस्क्रिमिनेंट भी 0 के बराबर होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, देन दिस इज द कंडीशन दैट द इक्वेशन इज इक्वल रूट्स। इक्वल और रियल रूट्स की कंडीशन याद रखिए, डी इक्वल टू 0। अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करा और डी पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब है अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू अलग अलग आएंगी और रियल होगी। रियल एंड डिफरेंट रूट कब? जब डी पॉजिटिव आ जाए। और अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करा और डी नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब है नो रियल रूट, रियल रूट नहीं होंगे। अल्फा बीटा अभी हम क्लास 10th में नहीं निकाल सकते, आगे निकालेंगे, उसको इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। तो ये तीनों बातें याद रखिएगा। अगर डी इक्वल टू 0 हो जाता है तो इक्वल रूट्स, अगर डी पॉजिटिव हो जाता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, अल्फा अलग और बीटा अलग। और अगर डी नेगेटिव हो जाता है तो नो रियल रूट्स। ये बात हम याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, बोल रहा है 2 बातें, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बताइए, और नेचर ऑफ द रूट्स बताइए कैसा है। तो नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब रूट्स इक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे या नो रियल रूट होंगे। तो पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट देखूंगा भाई, इसको मैं कंपेयर करूंगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो भाई ए की वैल्यू तो 2 है, बी की वैल्यू भाई -4 है, साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सी की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 2 8, 8 3 24, -8। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके नो रियल रूट्स, रियल रूट नहीं होंगे।
तो कुल मिला के बात यह है कि हम डिस्क्रिमिनेंट को देख करके पहचानते हैं नेचर रूट्स का क्या है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो रियल और इक्वल, मेरे साथ बोलो और लिखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करा 0 आ रहा है, तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रियल एंड डिफरेंट, जिसको डिस्टिंक्ट बोलते हैं, अल्फा अलग बीटा अलग। और अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वी हैव नो रियल रूट्स। ठीक है, नाउ वी शुड मूव ऑन सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं और जगह नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हम समझते हैं क्या है, फिर सॉल्व करेंगे। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, एक पोल है जिसे लगाया गया, कहां लगाया गया, एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है ऐसे गोल, उस सर्कुलर पार्क का डायमीटर 13 है, उसकी बाउंड्री पे ऐसे एक पोल लगा दिया, इरेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, और पोल को इस तरीके से लगाया, द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट, डायमीटर के अपोजिट में, जैसे ये डायमीटर है तो एक गेट यहां एक गेट यहां, तो उस पोल की जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 7। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो डिस्टेंस बताइए गेट, पोल की गेट से। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको दिखाता हूं, 13 का हो गया डायमीटर 7। ठीक है, ओके, देखो जी, ये क्या कह रहा है, ये एक सर्कुलर पार्क है। ठीक है, दिस इज सर्कुलर पार्क। ठीक है, ये है डायमीटर ए बी, जो हमें पता है 13 है, 13 मीटर। ठीक है, ए बी इज द डायमीटर, और ये ए गेट नंबर 1 है, और ये बी गेट नंबर 2। ठीक है, एक पोल लगाया यहां, ये हो गया पी, पी का मतलब पोल, और एक कंडीशन और दी हुई है, इस पोल की डिस्टेंस ए पॉइंट से और इस पोल की डिस्टेंस बी पॉइंट से, इनका डिफरेंस पी ए माइनस पी बी, ये 7 है। ये बात हमें दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, दो गेट हैं डायमेट्रिकली अपोजिट, ए गेट बी गेट, ये पोल है, तो ये जो ए पे डिस्टेंस और बी पे डिस्टेंस है, यानी पोल की गेट 1 से और पोल की गेट 2 से, इनका डिफरेंस 7 है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एपी की वैल्यू कितनी है और पीबी की वैल्यू कितनी, ये हमें बताओ। ठीक है भाई, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, इसका सॉल्यूशन, कुछ बातें सर्किल की भी बताऊंगा इसमें मैं आपको। क्या आपको ये बात पता है कि एंगल इन द सेमी सर्किल, एंगल इन द सेमी सर्किल इज ऑलवेज इक्वल टू 90। सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये सेमी सर्किल हो गया ऊपर, और ये एंगल बनना है, तो ये पक्के से 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो क्लियरली ट्राइंगल एपीबी, ट्राइंगल एपीबी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियरली ये ट्राइंगल पर राइट एंगल ट्राइंगल है, और दुनिया का हर बच्चा जानता है
कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो 90 के सामने वाला हाइपो यानी ए बी हाइपो हो गया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब ए बी तो हमें पता है 13 और 13 का स्क्वायर 169। बेटा वेल बेटा, क्या हुआ भाई? तो हमें ये तो पता है 13 का स्क्वायर 169, बट प्रॉब्लम इज व्हाट कि भाई हमें एपी नहीं पता, तो मैं इससे लिख ले रहा हूं लेट एपी इक्वल टू एक्स, ये एपी एक्स है, और अगर एपी एक्स है, ये एक्स है, तो क्या बीपी एक्स माइनस 7 हो जाएगा? भाई नहीं समझ में आई बात। क्वेश्चन में दिया हुआ है एपी माइनस बीपी इक्वल टू 7 है, मैंने एपी एक्स मान लिया, तो एक्स माइनस बीपी इक्वल टू 7 और एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू बीपी, ये बीपी आ गया, दैट इज एक्स माइनस 7। ठीक है, अब अप्लाई कर दो, एपी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और बीपी का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो 169 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको उधर ले गया तो ये माइनस का आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, 120 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 2 से अगर मैं डिवाइड कर लूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 7 14, 2 6 12 और 0। फैक्टराइजेशन कर ले रहा हूं उसका, वैसे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और माइनस करने पर 7 आए, तो 12 और 5, भाई 12 इंटू 5 करोगे तो 60 आएगा और 12 में से 5 घटा दोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x लिखना पड़ेगा प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लिया x, x माइनस 12, इन दोनों में से कॉमन ले लिया प्लस 5, x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू आएगी 12 और एक x की वैल्यू आएगी माइनस 5। माइनस वाले तो साइड हो नहीं सकती, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, नेग्लेक्ट बचा ये पॉजिटिव वाला x इज इक्वल टू 12, तो मान लेंगे हम भाई ये x 12 आ गया और ये आ गया 12 माइनस 7 दैट इज 5। ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसका एंट्रेंस में एक ट्रिक भी लगती है जो मैं बच्चों को उस टाइम पर पढ़ाता हूं, लेकिन अभी बोर्ड के लिहाज से पढ़ा दिया है कि भैया कुछ ट्रिपलेट होती है, तो ये बड़ी कॉमन ट्रिपलेट है 5 12 13, 5 12 13। ट्रिपलेट वो नंबर्स होते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल में लगते हैं, तो मुझे पहले ही पता पड़ गया था कि अगर हाइपो 13 है तो ये दोनों साइड 5 और 12 होंगी। ठीक है, और कुछ कॉमन लिखवा दे रहा हूं आपको जो काम में आएंगी, जैसे 3 4 5, जैसे 7 24 25, 7 24 25 हो सकता है आपके काम में। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग अब बात करते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन हमें डिटेल में क्लियर हो गया, चीजें हमें समझ में आ गई कि भैया आंसर इसका कैसे निकला, क्या निकला, क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, एक रेक्टेंगुलर बाग टाइप बनाना है जिसकी लेंथ ट्वाइस हो उसके विड्थ के, तो लेट
b इक्वल टू अगर मैं x मान लू तो लेंथ 2x हो जाएगी, यही कह रहा है, बोल रहा है जिसकी लेंथ विड्थ के ट्वाइस हो, तो b x है तो लेंथ 2x हो गया, और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है भाई, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है l इंटू बी, l इंटू बी का मतलब हो गया 2x इंटू एक्स, और 2x इंटू एक्स हो गया 2x स्क्वायर, हमारे हिसाब से एरिया, इसके हिसाब से 800, तो क्लियरली ये 2x स्क्वायर भी एरिया है और ये 800 भी एरिया है। एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400 और x की वैल्यू 2 आएंगी, क्वाड्रेटिक है ना, 2 आएंगी, प्लस या माइनस का 20, तो माइनस साइड तो हो नहीं सकती, नेग्लेक्ट हो जाएगा, प्लस वाली ले लेंगे 20, तो b की वैल्यू 20 आ गई भाई, और ये आ गया 20 इंटू 2 40, तो इसका आंसर आ रहा है 20 और 40 सेकंड वाले का। होपफुली क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, छोटा सा सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बात करें, आगे बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बोल रहा है k की वैल्यू बताइए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ही दी हुई है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट, इनके इक्वल रूट हो जाए, तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, और कंडीशन है कि इसके दो इक्वल रूट हो जाए, तो मेरे बच्चे इक्वल रूट की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, d इक्वल टू 0 है ना, d इक्वल टू 0, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये होती है इक्वल रूट की कंडीशन। अब यहां पर a की वैल्यू तो 2 है मेरे भाई, b की वैल्यू मेरे भाई k है, और c की वैल्यू मेरे भाई 3 है, इसमें b स्क्वायर करूंगा तो b स्क्वायर का मतलब k का स्क्वायर, 4ac, 4ac मतलब 4 2 8, 8 3 24, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 24, और 24 को जब फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे तो इसका मतलब है बेटा 3 2 6, 2 रूट 6, यानी k की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 6 बेटा थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो याद रखिएगा, जब भी इक्वल रूट्स की कंडीशन आ जाए तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, यानी जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, 4 क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, जो हाइट है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, और हाइपो 13 है, तो यार ये तो वही 5 12 इसका आंसर आएगा। दूसरी साइड बताइए, तो देखो ट्रिपलेट है 5 12 13, आंसर आपको पहले ही बता दे रहा हूं मैं, हाइपो जैसी 13 देखी तो ट्रिपलेट याद कर लीजिए 5 12, अब आप सॉल्व कर लो, मैं करवा दूंगा, लेकिन आंसर 5 12 ही आएगा। ठीक है, ओके, डिफरेंस 7 है, सॉरी एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है, एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम, एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। इस लाइन का मतलब यह है कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने बेस को x माना है, लेट बेस इज इक्वल टू x, तो जो एल्टीट्यूड है यानी हाइट वो इससे 7 कम है, यानी x माइनस 7, यानी ये जो मेरा ट्राइंगल दिख रहा है यहां ये 13 है, ये x है, और ये x माइनस 7 है, तो क्लियरली मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं इसमें फिर से, पाइथागोरस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर। अभी ये भी सॉल्व करा था यार, ये वही है, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x
प्लस 49. This will become 2x square minus 14x minus 120 इक्वल टू 0. माइनस इधर हो गया है ना. एक्स स्क्वायर 60 इक्वल टू 0. ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 60 है और माइनस करने पे 7 है. 12 और 5 12 5 से 60. 12 में से 5 गया 7. तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0. ध्यान से देखना आप क्या कर रहा हूं. इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा x माइनस 12. अब इन दोनों में से मुझे 5 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी अंदर x माइनस 12 बच रहा है भाई. तो एक x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 12 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस 5. माइनस तो हो नहीं सकती तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा. 12 ले लेंगे तो ये 12 हो गया और ये 5 हो गया. मैंने आपको ट्रिक भी बताई है. ऑलवेज रिमेंबर ट्रिपलेट्स. क्या क्या होते हैं ट्रिपलेट्स? एक होते हैं ये 5 12 13. एक होता है ये 3 4 5. एक होता है ये 7 24 25. वैसे तो हजारियों होते हैं, लाखों होते हैं, बट आपके लेवल पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इनसे आता है. जल्दी पता पड़ जाएगा. 5 12 13 3 4 5 और 7 24 25. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ओके. वेरी लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. आखिरी सवाल हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एसएमटी से इसके रूट्स बताने हैं. तो ये एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपका होमवर्क है. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे. अगली मुलाकात हमारी होगी इस क्वेश्चन के साथ जो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे और एक नए चैप्टर के साथ. ये वीडियो इंपॉर्टेंट है फॉर 11th एंट्रेंस कॉमर्स वाले कैंडिडेट के लिए जहां 20 नंबर का मैथ्स आता है. फॉर 11th एंट्रेंस साइंस वाले कैंडिडेट के लिए जो पीसीएम पीसीबी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इनका एंट्रेंस एक है, उनके लिए 30 नंबर का मैथ्स आता है. और जो करंटली अभी 10th क्लास में उन स्टूडेंट्स के लिए. थैंक यू सो मच.